हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएससी पाठशाला में। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा लेट ये वीडियो बनाया है और मैं बहुत ज़्यादा एक टाइम गैप के बाद आप लोगों से वापस जुड़ रही हूँ। लेकिन अब ये टाइम गैप मेरी तरफ से नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस तो एक तरीके से नहीं कर रही, पर मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगी कि आपके और मेरे बीच में इतना ज़्यादा टाइम गैप अब और ना आए। और जो मेरा एक टारगेट था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग प्रोवाइड करना, कोचिंग इन द सेंस आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक तैयारी करने के लिए आपको घर बैठे एक ऐसी सुविधा देना जो बहुत दूर दूर जाकर लोगों को मिलती है। मैं कोशिश करूंगी अब इतना ज़्यादा टाइम गैप ना आए। और जो मेरा टारगेट था यूकेपीएससी, वही टारगेट अब फिर से वापस आ गया है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस 2025 के लिए क्या लॉन्च हुआ है, कैलेंडर लॉन्च हुआ है। उस कैलेंडर में क्या है कि हमें लोअर प्रीलिम्स की और हमें अपर प्रीलिम्स की दोनों की ही डेट मिल गई है। लोअर प्रीलिम्स की डेट हमें वहां पर दिखी कि 11 मई बोली जा रही है और अपर प्रीलिम्स की डेट बोली जा रही है 29 जून। तो ये दोनों डेट आने की वजह से मेरा फिर से एक बार आप लोगों से जुड़ने का मकसद वापस क्रिएट हो चुका है कि मैं फिर से आपको जुड़ूं और जो हमने एक साथ लग कर उत्तराखंड पीसीएस 2024 प्रिपरेशन करी थी, वही प्रिपरेशन हम 2025 के लिए भी करें। 2024 में हमने ज्यादा फोकस करा था उत्तराखंड स्पेशल को, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी, अभी 6 से 7 महीने का गैप है, तो हम इसमें पूरे का पूरा उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम सिलेबस कंप्लीट करेंगे एक साथ मिलकर। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ एक बार फिर से जैसा सपोर्ट आपने पिछले यूकेपीएससी में दिखाया था, वैसा ही सपोर्ट आप इस वाले में भी दिखाइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको घर बैठे बिना किसी पैसे खर्च करे आपको फिर से वो सारी चीजें प्रोवाइड हो सके जो मैं आपको करना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेटर फ्रॉम द उत्तराखंड पीसीएस, जो कि हमारा होगा हिस्ट्री। कौन सी? वो भी मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हम मॉडर्न इंडिया से स्टार्टिंग करी है, मॉडर्न इंडिया उठाया है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया से सो सो सॉरी गाइस। तो हमने मॉडर्न इंडिया उठाया है। मॉडर्न इंडिया में सिलेबस के अनुसार चलेंगे, जितना सिलेबस मांग करता है उतना ही पढ़ेंगे, ना उससे ऊपर पढ़ेंगे ना उससे कम पढ़ेंगे ना उससे ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 महीने का टाइम है, तो उसमें हमारा मकसद होना चाहिए एक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक तो क्या, एक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए और दूसरा क्या, दोनों हमारा अच्छा रिवीजन हो जाए और अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियन देशों से जो लगातार भारत में कंपनियां आती रही समय समय पर और अपने लिए यहाँ पर ट्रेड के साथ साथ अपने लिए धीरे धीरे कॉलोनीज का भी निर्माण करती रही। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली आने वाली कंपनी, जो कि होगी हमारी पुर्तगाल। पुर्तगाल कंपनी जो है सबसे पहले बार भारत में आती है 1498 में। चलिए कहानी की शुरुआत अच्छे से करते हैं। आज हम पोर्तुगीज के बारे में पढ़ेंगे, पोर्तुगीज का भारत में आना, और पोर्तुगीज के अलावा बहुत सारे यूरोपियन देश भारत आए। इन यूरोपियन देश का भारत आने के पीछे क्या कारण था और अचानक ऐसा यूरोप में क्या होता है कि सारे के सारे यूरोपियन नेशन भारत आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। पोर्तुगीज ने कैसे भारत में अपना जो अधिकार स्थापित किया, कैसे पोर्तुगीज भारत में आने वाली सबसे पहली कंपनी बनती है और भारत से जाने वाली सबसे लास्ट कंपनी बनती है। पोर्तुगीज पावर आती तो भारत में 1498 में है, लेकिन 1961 तक भारत में ही रह जाती है। ये सारी चीजें हम आज के अपने लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रिटिशर से की गई है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ही वो कंपनी है, ब्रिटिशर्स ही वो लोग हैं जो भारत में ट्रेडिंग के लिए आए, तो लेकिन पूरे के पूरे भारत को एक समय पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर बना लिया और यहाँ पर स्थापित हो गए और ऑलमोस्ट 200 साल तक भारत को अपने अधीन रखा। फिर 1947 में आजादी की लड़ाई के बाद भारत से ब्रिटिशर्स बाहर जाते हैं और भारत में फिर से अपना एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश
एस्टेब्लिश हो जाती है, भारत खुद अपना संविधान लिखता है और आज 75 वर्ष होने के बाद भारत अपने उन्हीं पैरों पर खड़ा है जिन पैरों पर भारत ने खड़े होने की शुरुआत 1947 से की थी। पर उससे पहले, ब्रिटिशर से पहले भी भारत में समय समय पर कंपनियां आती रहीं, समय समय पर यूरोप से लोग आते रहे भारत में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ब्रिटिशर से पहले बहुत सारे यूरोपियन देश भी भारत लगातार आते रहे। क्या क्या मजबूरी थी इन लोगों की अचानक से भारत आने की? क्यों इन लोगों के लिए भारत अचानक से जरूरी हो गया और क्यों ये लोग अपने यूरोप छोड़कर कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके भारत आने के लिए मजबूर हो गए? देखिए, जब यूरोप अपनी 15वीं शताब्दी में था तो यूरोप में चल रहा था रेनेसा। यूरोप में चल रहा था माने यूरोप में स्टार्ट हो गया पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण के वक्त यूरोप में देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा इतना ज्यादा महज प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। ठीक है, यूरोप में क्या ऐसा होता है, बस वो देखिए कि जो सारी कंपनियां भारत आने के लिए मजबूर हो जाती हैं यूरोप से। यूरोप में 15वीं शताब्दी के आसपास जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट था, जो यूरोप का पूर्वी क्षेत्र था, वहां पर एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है आकर, नाम है उसका ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर 1453 में यूरोप के पूर्वी एरिया पर आधिपत्य हासिल कर लेता है, वहां पर आकर स्थापित हो जाता है। ये जो ऑटोमन्स थे ये मुस्लिम्स थे। ठीक है, मुस्लिम्स और यूरोप के क्रिश्चियंस में आपस में बहुत लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चलता है धर्म युद्ध, जिसे हम क्रूसेड वॉर कहते हैं। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में यानी कि यूरोपियन लोगों और मुस्लिम्स में चलता है 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक एक बहुत फेमस युद्ध जिसे क्रूसेड वॉर या धर्म युद्ध कहते हैं। इस धर्म युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर यूरोप के पूर्वी एरिया को अपने कब्जे में कर लेता है। जो एशिया से यानी कि इंडिया जैसे देशों से जो ट्रेड यूरोप में होता था, अब वो ट्रेड ऑटोमन एम्पायर के इस इलाके में आ जाने की वजह से रुकने लगा। अब वो ट्रेड ऑटोमन एम्पायर की वजह से यूरोप में नहीं पहुंचता था। इस वक्त तक यूरोप एशिया से आने वाले ट्रेड का एकदम से वो हो गया था, आदत हो गई थी उसका, उसको हैबिट पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि एशिया से जाते थे स्पाइसेस। स्पाइसेस माने मसाले, काली मिर्च वगैरह, ये मसाले। यूरोप एक ठंडा देश है, यूरोप एक कोल्ड क्लाइमेट वाला एरिया है। यूरोप में ज्यादा कंज्यूम होता है रेड मीट। रेड मीट के कंजप्शन को लिए और रेड मीट के प्रिजर्वेशन यानी कि उसको सुरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता यूरोप को पड़ती है। अब ऑटोमन एम्पायर ने यूरोप के पूरे ट्रेड रूट पर यानी कि पूरे व्यापारी मार्ग पर कब्जा कर लिया। यूरोप में अब एशिया से आने वाला ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही क्रूसेड वॉर का अंत होता है, यूरोप में एक जागती है भावना। क्या भावना? कि हमें अब वहीं पहुंच जाना चाहिए जहां से ये ट्रेड आ रहा है, यानी कि एशिया। तो यूरोप में समय समय पर अलग अलग जो नेशन होते हैं, अलग अलग जो देश होते हैं, वो यात्रा शुरू करते हैं यूरोप से एशिया यानी कि इंडिया आने की, जिसमें सबसे पहली यात्रा शुरू करी जाती है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस ढूंढने तो भारत निकले थे, लेकिन गलती से वो पहुंच जाते हैं अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पर। अब अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अनुसार वो तो भारत ढूंढने निकले थे। ठीक है, तो उन्होंने माना कि मैं भारत पहुंच गया और उन्होंने अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पर जो आइलैंड्स है, कैरिबियन आइलैंड्स, उनका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। ठीक है, उनका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। सो सबसे पहले नेविगेटर जो भारत के लिए निकले तो थे, नाम उनका क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन भारत वो नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट करता है पुर्तगाल अपना एक्सप्लोरेशन टुवर्ड्स द इंडिया। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी। सबसे पहला स्टेप भारत की तरफ चलने वाला लेते हैं पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, इन पुर्तगाल और स्पेन के जो समुद्री जो वॉयजेस थे, जो समुद्री एक्सप्लोरेशन थे, उनको स्पॉन्सर यहीं की गवर्नमेंट करती है। और उस समय यूरोप में पुनर्जागरण आने की वजह से, यूरोप में रेनेसा आने की वजह से अराउंड 14th और 15th सेंचुरी, वहां पर साइंटिफिक डिस्कवरीज स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि यूरोप में अब
कंपास है, यूरोप में अब यूरोप में अब शिप्स हैं यानी कि जहाज है। यूरोप में बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें हैं। यही साइंटिफिक चीजें और गवर्नमेंट का इन सी वॉयजेस को स्पॉन्सर करना इन लोगों को और ज्यादा मदद देता है इंडिया की तरफ आने के लिए। ठीक है, 1492 में सबसे पहली बार स्पेनिश नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक यात्रा शुरू करी इंडिया की तरफ। लेकिन इंडिया पहुंचने के बजाय वो नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पर पहुंच जाते हैं। मैंने आपको उसका बारे में बता दिया। फिर इसके बाद 1498 में 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा निकलते हैं पुर्तगाल से और इंडिया की तरफ एक नया सी ट्रेड रूट यानी कि एक नया समुद्री मार्ग खोजते हैं जो अफ्रीका के सदर्न कोस्ट से यानी कि केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है इंडिया की तरफ। ठीक है, जैसे वास्को दी गामा केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका पहुंचते हैं, अफ्रीका में उनको एक इंडियन मर्चेंट मिलते हैं। ठीक है, इंडियन मर्चेंट मिलते हैं। वो इंडियन व्यापारी उनको मदद करता है। अब्दुल माजिद उसका नाम होता है। वो इंडियन व्यापारी उसको वास्को दी गामा को मदद करता है इंडिया की तरफ रास्ता पता करने में। अब्दुल माजिद के साथ जो पुर्तगाली नेविगेटर वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कैलीकट के पोर्ट पर यानी कि कैलीकट के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर जो कैलीकट के राजा थे किंग जैमोरिन, आप ये नाम याद रखिएगा, किंग जैमोरिन, वो इनका वेलकम करते हैं। वेलकम करने के साथ साथ किंग जैमोरिन जो है वो इनको ट्रेड के लिए यानी कि व्यापार के लिए कुछ छूट देते हैं, कुछ प्रिविलेजेस देते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार करने से किंग जैमोरिन के घर में भी बहुत ज्यादा पैसा आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से बहुत ज्यादा पैसा आएगा। इसलिए अभी तक इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड किया जाता था वो अरब्स द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब उनको अरब्स के अलावा भी कोई और मर्चेंट दिखा, कोई और व्यापारी दिखा, तो उन्हें लगा किसी नए इंसान के आने की वजह से हो सकता है हमारे भारत का यानी कि हमारे क्षेत्र का व्यापार भी और बढ़े। तो इस वजह से किंग जैमरिन पुर्तगाल के नेविगेटर वास्को डिगामा को बहुत ज्यादा छूट, बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दे देते हैं। वास्को डिगामा इंडिया में उस समय 3 महीने के लिए रहते हैं। 3 महीने बाद वो पुर्तगाल लौट जाते हैं एक रिच कार्गो के साथ, एक रिच शिप के साथ। कहा जाता है कि जब वास्को डिगामा 3 महीने बाद वापस से पुर्तगाल गए तो इस समय इन्होंने अपने खर्चे का यानी कि जो इन्हें इस यात्रा पर खर्चा हुआ था उस एक्सपेंडिचर का इन्होंने 60 गुना ज्यादा मुनाफा करा, यानी कि 60 टाइम्स इन्होंने ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। ये अब पुर्तगाल के मन में एक लालच की भावना जगा देता है कि अभी तक जो हमारे यूरोप में बाया अरब ट्रेड होता था वो हमें कितना महंगा पड़ रहा था, और वहीं जब हम भारत गए तो वही व्यापार, वही चीजें हमें कितने सस्ते दामों में मिली और हमें ज्यादा मुनाफा हुआ। तो फिर से 1501 में 96 बाद फिर से 1501 में वास्को डिगामा भारत लौटते हैं। ठीक है, फिर से 1501 में वास्को डिगामा भारत लौटते हैं और इसमें कैनानौर में अपनी पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री लगती। उस समय पहले आए थे तो इन्होंने किसी भी तरीके की कोई फैक्ट्री नहीं लगाई थी, कोई एक गोडाउन जैसा नहीं बनाया था। देखिए फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक एरिया में वो लोग अपना ट्रेडिंग वाला माल रखेंगे और वहां से लेकर वहां पर लाकर डंप करेंगे, एक गोदाम आप मानिए। तो 1501 में जब फिर से वापस आए भारत, इन्होंने यहाँ पर एक कैनानौर में ट्रेड फैक्ट्री लगाई। ठीक है, एक व्यापारी फैक्ट्री लगाई, एक व्यापारी कारखाना इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इस कारखाने से ये यहाँ पर आने वाले सामान को लेकर जाते थे, लाकर उसको करते थे। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कैनानौर में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई, लेकिन फिर कैलिकट, कैनानौर और कोचीन में इन्होंने समय समय पर अपने व्यापारिक केंद्र स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पुर्तगालों का व्यापार भारत से बढ़ा, पुर्तगालों ने किंग जामरिन पर दबाव बनाया और अपनी डिमांड इंक्रीज करनी शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने कोशिश करी कि जो अरेबियन सी से जाने वाला ट्रेड है उस पर हमारा एक अधिकार हो जाए, उस पर हमारी मोनोपोली हो जाए। ठीक है, लेकिन ये बात किंग जामरिन को रास नहीं आई, क्योंकि किंग जामरिन चाहते थे कि पुर्तगालों के यहाँ पर एक अधिकार हासिल करने की वजह से ट्रेड अपना रुक जाएगा, यानी कि व्यापार एक समय पर रुक जाएगा और कंप्लीटली पुर्तगाली ही इस पर अपना कब्जा कर लेंगे, फिर अपने अनुसार यहाँ पर चलने वाला व्यापार चलाएंगे।
तो यहाँ पर किंग जैमरिन ने इन्हें किसी भी तरीके की सहमति नहीं दी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए और उनकी डिमांड मानने के लिए। यही पुर्तगाली और पुर्तगालियों के और किंग जैमरिन के बीच में टेंशन का एक पॉइंट बन जाता है। मतलब आपस में मतभेद हो जाता है, एक कोल्ड वॉर से स्टार्ट हो जाती है, जो बाद में किंग जैमरिन और पुर्तगालियों के बीच में एक मिलिट्री वॉर भी होती है। ठीक है, पुर्तगाली किंग जैमरिन से ये डिमांड कर रहे थे कि आप इस एरिया पर प्रेजेंट मुस्लिम ट्रेडर्स को यानी कि अरब व्यापारियों को हटा दीजिए और यहाँ पर हम ही यहाँ पर एक अधिकार करेंगे, हमारे अनुसार ही यहाँ पर व्यापार चला करेगा और उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा हम आपको दे देंगे। लेकिन जैमरिन ऐसा करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अरब व्यापारियों से उनका ट्रेड तो पुर्तगालियों से भी बहुत पुराना चला आ रहा था, बहुत पहले समय से पुर्तगालियों वो अरब अरब ट्रेडर्स का ट्रेड करते थे। तो किंग जैमरिन को ये बात अच्छी नहीं लगी और किंग जैमरिन ने सोचा कि ये तो बेमतलब की डिमांड है, मैं इसे नहीं मानूंगा। तो ये रूप लेता है एक मिलिट्री फेस ऑफ का, बिटवीन द किंग जैमरिन एंड द पुर्तगाली। ठीक है, पोर्तुगीज। इसमें किंग जैमरिन हार जाते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों के पास साइंटिफिक थे, यानी कि उनके पास नेवल है, उनके पास हथियार है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो किंग जैमरिन को उनके सामने टिकने के लिए मतलब हेल्पफुल होती हैं। किंग जैमरिन उनके सामने नहीं टिक पाते। ठीक है, और इस एरिया में किंग जैमरिन के हार के बाद पोर्तुगीज सुपीरियरिटी स्टैब्लिश हो जाती है। कौन से एरिया में? सदर्न इंडिया के कैलिकट वाले पार्ट में। अब धीरे धीरे पुर्तगालियों पावर का, पुर्तगाली शक्ति का भारत में होगा राइज, यानी कि भारत में बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी? देखिए, अभी तक जैसे कि ट्रेडर्स बनकर आ रहे थे पुर्तगाली भारत में, अब पुर्तगाली आएंगे एज अ गवर्नर बनकर, यानी कि यहाँ पर थोड़ा मोड़ा पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट भी वो करना शुरू कर देंगे। 1505 में सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर, नाम आपको याद रखना है, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा भारत आते हैं गवर्नर अपॉइंट होकर। ठीक है, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा का सबसे मेन मकसद था कि जो इंडियन ओशियन है, जो भारत महासागर है, जो भारतीय महासागर है, उस पर मैं हम पुर्तगालियों अपना आधिपत्य हासिल करें और उसको अपने कब्जे में ले लें, यानी कि इंडियन ओशियन से जाने और आने वाले व्यापार पे हमारा कब्जा हो। फ्रांसिस्को डी एल्मेडा की इस पॉलिसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। और गाइस, ये यूकेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, यूकेपीएससी का 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि फ्रांसिस्को डी एल्मेडा द्वारा या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी किसका ब्रेन चाइल्ड था। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी एल्मेडा का दी गई पॉलिसी थी, दी गया नियम था। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसिस्को डी एल्मेडा ने एक और सिस्टम जारी किया यहाँ जो कि था कार्टेज। अब ये कार्टेज क्या होता है? कार्टेज एक तरीके का लाइसेंस है या फिर एक तरीके का पास मान लीजिए। ये लाइसेंस और पास का मतलब क्या है? लाइसेंस और पास का मतलब ये है कि किसी भी को, या तो अरब्स हो गए या तो भारतीय व्यापारी हो गए, किसी को भी अगर इंडियन ओशियन के द्वारा अपना कोई व्यापार लेकर जाना है, अपना कोई माल लेकर जाना है या किसी को लेकर आना है, तो उनके पास पुर्तगालियों द्वारा दिया गया कार्टेज जरूर। अगर उनके पास कार्टेज नहीं होता था तो पुर्तगाली उनके शिप्स पर, उनके जहाजों पर कब्जा कर लेते थे और उसे अपने अधिकार में कर लेते थे। उसके लिए मतलब सिस्टम के सही चलने के लिए पुर्तगाली क्या करते थे? इन शिप्स के साथ, इन जहाजों के साथ अपना एक नेवल शिप चलाते थे, यानी कि जिस शिप पर गोले बारूद है, जिस शिप पर तोप है, ठीक है, वो अपना शिप इन अरब शिप्स और इंडियन ट्रेडर शिप के साथ चलाते थे कि कार्टेज सिस्टम इनके पास उपस्थित है या नहीं। अगर उपस्थित है तो ठीक है, चले जाइए, अगर उपस्थित नहीं है तो आपका ये शिप अब पुर्तगालियों के कब्जे में हो जाएगा। कार्टेज एक तरीके का टैक्स भी आप मान सकते हैं, जो पुर्तगालियों को दिया जाता था अरब्स और इंडियन ट्रेडर्स द्वारा अपना व्यापार इंडियन ओशन में करने के लिए। 1505 के बाद 1509 में दूसरे गवर्नर आते हैं अपॉइंट होकर, जिनका नाम है अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क दूसरे गवर्नर बनकर आते हैं। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने क्या किया? देखिए, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया। ठीक है, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया उस समय बीजापुर के सुल्तान से। इसके बाद अल्फोंसो दी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का रियल फाउंडर माना जाता है, रियल संस्थापक माना जाता है।
इसके बाद अल्फोंसो दी एल्बुकर्क ने मलक्का और सेलोन यानी कि श्रीलंका, मलक्का और सेलोन यानी कि श्रीलंका पर अपना कब्जा किया और इन दोनों जगहों को भी अपने कब्जे में किया। इसके बाद इन्होंने कैलिकट में एक किला बनाया, एक फोर्ट का भी निर्माण किया। ये था अल्फोंसो दी एल्बुकर्क का कंट्रीब्यूशन इंडिया में। क्या किया? सबसे पहले को अपने किले में किया, दूसरा इनको ही पुर्तगाली शक्ति का भारत में रियल फाउंडर माना जाता है। ठीक है, इन्होंने सेलोन यानी कि श्रीलंका और मलक्का को अपने कब्जे में किया। इन्होंने कैलिकट में एक फोर्ट का भी निर्माण किया। सेलोन यानी कि श्रीलंका को अपने कब्जे में किया और कैलिकट में एक फोर्ट का निर्माण किया। इनके बाद 1530 में, मतलब इनके और नीनो दी कुना के बीच में और ज्यादा गवर्नर आए, पर हमारे लिए जो जरूरी गवर्नर है वो नीनो दी कुना है। इसके बाद अल्फोंसो दे अल्बुकर्क के बाद हमें नीनो दी कुना पढ़ने हैं, जो कि गवर्नर बनकर आते हैं भारत। पुर्तगाली कैपिटल को इन्होंने कोचीन से गोवा शिफ्ट करा, यानी कि जो पोर्तुगीज की राजधानी थी वो अभी तक कोचीन में थी, जो कि गोवा अल्फोंसो दे अल्बुकर्क के द्वारा हथिया लिया गया था। अब इन्होंने अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। 1534 में नीनो दी कुना ने बसैन और दीव, सॉरी ब्यू नहीं है ये दीव है, बसैन और दीव को बहादुर शाह से, गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया। बसैन यानी कि महाराष्ट्र का जो वसई वाला इलाका है वही वहां पे बसैन था, और दमन एंड दीव को तो आप जानते हैं। ठीक है, 1534 में नीनो दी कुना ने बसैन और दीव को बहादुर शाह गुजरात से अक्वायर कर लिया। 1559 में यानी कि 1559 में इन्होंने दमन को भी अपने कब्जे में कर लिया। जैसे जैसे 16वीं शताब्दी का अंत आता है, वैसे वैसे ही इंडिया के कोस्ट पर, यानी कि इंडिया का जो ये कोस्टल एरिया है, जो समुद्री किनारा है, इस पर इनका एक बड़े एरिया में कब्जा हो गया। किनका? पुर्तगालियों का। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति अब अपने डिक्लाइन में चली जाएगी, पुर्तगाली शक्ति अब घटने लग जाएगी। 1631 में ये हुगली को खो देते हैं। हुगली कहाँ पर? कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता में हुगली है। ठीक है, हुगली को खो देते हैं एक लड़ाई के दौरान। मुगल एम्परर शाहजहां के एक नोबल थे कासिम खान, उनके साथ लड़ाई होती है पुर्तगालियों की, जिसमें ये 1631 में हुगली को खो देते हैं। इसके बाद 1661 में, 1661 में पुर्तगाली राजा बंबई को, यानी कि बॉम्बे को ब्रिटिश किंग चार्ल्स टू को डाउरी के रूप में दे देते हैं, जब इनकी शादी कैथरीन से होती है। 1739 में बसैन और सैलेसट पर कंप्लीटली मराठाओं का कब्जा हो जाता है, और पुर्तगालियों के हाथ से बसैन और सैलेसट, सैलेसट भी बॉम्बे का इलाका है, बॉम्बे आइलैंड को सैलेसट कहा करते थे, और बसैन तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। तो यानी कि बंबई को, पूरा महाराष्ट्र वाले इलाके को मराठाओं ने छीन लिया। किससे? पुर्तगालियों से। यहां तक पुर्तगाली शक्ति, जो कि कोस्टल एरिया पर भारत के एक अच्छा अधिकार जमाए हुई थी, 18वीं शताब्दी आते आते पुर्तगाली शक्ति बहुत ज्यादा घट के सिमट के रह गई सिर्फ गोवा, दमन और दीव के इलाके में। और गोवा, दमन एंड दीव का इलाका इनके पास 1961 तक रहा। तो यही कहा जाता है कि पोर्तुगीज 1498 में आने वाले हैं और 1961 में जाने वाली पावर है, यानी कि सबसे पहली पावर जो भारत में आई और सबसे आखिरी पावर जो भारत से गई, क्योंकि 1947 में अंग्रेज चले जाते हैं, और इससे पहले जो भी यूरोपियन कंट्रीज आई उन्हें तो अंग्रेज ही भगा देते हैं भारत से। लेकिन पुर्तगाली शक्ति गोवा, दमन एंड दीव पर अपना अधिकार 1961 तक स्टैब्लिश करे रहती है। ये तो था पुर्तगालियों का भारत आना और भारत से जाने का कहानी। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत को कुछ गिफ्ट्स दिए, यानी कि कुछ कंट्रीब्यूशन रहा भारत में पुर्तगालियों का। सबसे पहले कैथोलिक कल्चर, यानी कि चर्च कल्चर का स्टैब्लिशमेंट भारत में जो हुआ वो पुर्तगालियों द्वारा ही किया गया। जेवियर नाम के एक पादरी आते हैं भारत में, इन्होंने सेंट जेवियर चर्च का भी स्थापना करी। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, उसके बाद भारत में तंबाकू, टमाटर, आलू और चिलीज यानी कि मिर्च का कल्टीवेशन, इनकी जो कृषि है, इनकी जो फार्मिंग है, भारत को सिखाने वाले पुर्तगाली ही थे। और 1556 में सबसे बड़ी भारत के तरफ क्या कंट्रीब्यूशन था? फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि पहले छापे खाने का आविष्कार भी गोवा में 1556 में पुर्तगाली शक्तियों द्वारा, यानी कि पोर्तुगीज द्वारा ही किया जाता है भारत में। तो पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत में आते हैं और 1961 तक भारत में रहते हैं। लेकिन 1961 तक इनका कोई अधिकार नहीं था भारत में, बस भारत का छोटा मोटा इलाका इनके कब्जे में था।
ठीक है। तो ये थे पुर्तगाली शक्ति, यानी कि फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इंडिया एंड द लास्ट यूरोपियंस टू लीव इंडिया। ये थी पुर्तगाली शक्ति जो हमने इस लेक्चर में पूरी पढ़ी। ये आप रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जो भी आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं ना, इस लेक्चर से इनफ होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे की जो नेक्स्ट यूरोपियन कंपनी आती है वो होगी डच। ठीक है, तो हम डच के बारे में पढ़ेंगे। धीरे 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 हम ऐसे अपनी हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी आपको जानकारी है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपको आंसर करने के लिए। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, वो भी आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर करिएगा। ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम। हमारा टारगेट है यूकेपीएससी 2025 जो कि हम लेकर रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।